अच्छा, कल की क्लास में जो डिस्कशन हमारी हुई थी उन टॉपिक्स के हवाले से कुछ पूछना है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं हमने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करी थी, ठीक है, जिसमें हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन पे बात करी थी कि भाई एडम स्मिथ ने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ, और हमने इसको मज़ीद एलैबोरेट करा था उनकी डेफिनेशन को किस तरीके से कि हमने कहा था कि भाई उन्होंने इकोनॉमिक्स को जो है वो बेस करा था कि भाई इकोनॉमिक्स 4 पिलर्स पे बेस करती है, और वो 4 पिलर्स कौन कौन से थे हमारे पास? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना, काफ़ी डिटेल में हमारी डिस्कशन हुई थी। उसके बाद हमने एल्फ्रेड मार्शल की बात करी थी। एल्फ्रेड मार्शल के हवाले से अगर एमसीक्यूज़ में किसी न किसी फॉर्म में आएगा तो वो यही आएगा कि एल्फ्रेड मार्शल की कंट्रीब्यूशन क्या थी। उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो फोकस है वो वेल्थ से वेलफेयर पे शिफ्ट कर दिया था, और आई थिंक बुक में इसके हवाले से कुछ मिस्टेक है, लेकिन बुक मेरे ख्याल में किसी ने कल खोल के पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी तो आईकैप की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो। आईकैप की वेबसाइट पे ये अवेलेबल होगी। आपने कहाँ से ली? फोटो स्टेट शॉप से? अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आप लोग जब पढ़ोगे ना, बल्कि मैं आपको पॉइंट आउट भी कर देती हूँ। अच्छा, ये एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है, ज़रा इसको एक नज़र रीड करके बताएं कि इसमें मिस्टेक क्या है। इसमें मिस्टेक क्या है? वेल्थ इज़ द सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जबकि मार्शल की डेफिनेशन में वेल्थ जो है ना वो सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, वेलफेयर था। हाँ, एडम स्मिथ की डेफिनेशन में जो है वो वेल्थ पे सारा फोकस था, सही है ना, तो ये मिस्टेक है। तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसी वजह से, क्योंकि जब आप देखोगे कि मैं इसीलिए रिकमेंड नहीं करती कि जो इस चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं कहती हूँ कि भाई उनको सॉल्व ना करें, क्योंकि मैंने जो आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करे उसमें मैंने इनको जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लिया है। नहीं, प्रॉब्लम ये कि इसमें जो है वो बहुत सारी आंसर की इसमें बहुत मिस्टेक है, तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई हमारा कॉन्सेप्ट कुछ था, पीछे आंसर्स कुछ हैं, तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि भाई इनको छोड़ ही दें आप, बस आप रीड करने के लिए जो है वो इस बुक को देख लें। अच्छा जी, फिर हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। रॉबिन्स की क्या डेफिनेशन थी भाई? रॉबिन्स साहब ने क्या फरमाया था? रॉबिन्स ने कहा था कि भाई हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज से को यूज़ करते हुए जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उनको किस तरीके से यूज़ करेगा, इंसान का क्या बिहेवियर है कि वो किस तरीके से उनको एलोकेट करके अपनी मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है ना। तो हम ये डिसीजन मेकिंग जो है वो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। दोबारा से इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स सबको मेरे ख्याल में समझ में आ गया था कि इकोनॉमिक्स मैथडोलॉजी के लिहाज से साइंस है और एप्लीकेशन के लिहाज से आर्ट्स है, तो हमने इसको दोनों में ही जो है वो इनकॉर्पोरेट करा था। फिर हमने कहा था कि भाई इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम फैक्ट्स नहीं पढ़ रहे होते बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं और उनको हम अप्लाई भी कर रहे होते हैं अपनी इकोनॉमी में। फिर हमने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो में हम स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, मैक्रो में हम एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमने छोटा सा डिफरेंस समझा नीड और वांट्स का, कि नीड्स हमारी लिमिटेड होती हैं, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जबकि वांट्स आपकी अनलिमिटेड होती हैं। फिर हमने डिस्कस करा भाई एजेंट्स ऑफ पार्ट और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी कितने थे भाई हमारे पास? 4 एजेंट्स थे। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म्स, फॉरेन ट्रेडर्स, बिल्कुल ठीक है। इनके फंक्शंस समझ में आ गए थे आप लोग को? हाउस होल्ड का क्या फंक्शन था कि वो कंज्यूम कर रहा था गुड्स एंड सर्विसेज को और अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था फर्म्स को। पढ़ेंगे क्या हाउस होल्ड कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में कि वो किस तरीके से अपनी लिमिटेड इनकम को यूज़ करते हुए अपनी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि अगेन जब इनकम की बात आती है तो उसके पास उसके यूसेस बहुत सारे हैं, पर वो कैसे उस लिमिटेड इनकम को एलोकेट करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेटिस्फेक्शन हासिल हो। इसी तरीके से फर्म्स का क्या हमने फंक्शन पढ़ा कि भाई फर्म्स किसे कहते हैं? वो कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, और डिसीजन मेकिंग वो क्या कर रहे होंगे कि भाई उनके पास एक कंस्ट्रेन है अगेन लिमिटेड रिसोर्सेज का
कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाए जिससे उनका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। जबकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, सोसाइटी की वेलफेयर को बढ़ाना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, अगेन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को डिफरेंट सोशल नीड्स में एलोकेट कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये भी एक पूरा पॉलिसी मेकिंग है ना, कि अगर आप डिफेंस पे ज़्यादा लगाओगे तो फिर क्या होता है, शोर मचता है कि भाई हाँ गवर्नमेंट ने हमारी डिफेंस पे लगा दिया। क्यों शोर मच रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि जो फंड्स डिफेंस पे लग गए उसकी वजह से क्या हुआ कि एजुकेशन के लिए कम फंड्स बच गए, हेल्थ के लिए कम फंड्स बच गए, जो कि अभी भी हुआ है रिसेंट भी। एजुकेशन हेल्थ वगैरह के बजट पे कोई चेंज नहीं आया, वही प्रीवियस जो है ना वो सेम वही बजट एलोकेशन हुई है। अच्छा, फॉरेन ट्रेडर्स, हमने इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की बात करी थी इसमें। अच्छा जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये छोटी सी एक मिस्टेक है बस, इसको ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इकोनॉमिक्स में इनपुट फैक्टर्स भी कहते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनको हमने दो फॉर्म्स में क्लासीफाई करा था, ह्यूमन फैक्टर्स, नॉन ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में हमारे पास लेबर और एंटरप्रेन्योर आ गए थे, जबकि नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में लैंड और कैपिटल आ गया था। लेबर और एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जो हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि लेबर किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, वही डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में भी है। जबकि लैंड और कैपिटल की डेफिनेशन में हमने देखा था कि इन जनरल जो हम समझते हैं और इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। लैंड हमारा, हम ये समझते हैं कि लैंड सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ को कहते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स कहती है सारे नेचुरल रिसोर्सेज किस में आएंगे, लैंड की डेफिनेशन में आ जाएंगे। जबकि कैपिटल हम समझ रहे होते हैं कि मनी इज़ कैपिटल, ठीक है, उसको हम कैपिटल कंसिडर करते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि भाई मनी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि मनी डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और डेफिनेशन क्या है कैपिटल की, मैन मेड रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने कैपिटल की डेफिनेशन से मनी को निकाल बाहर किया। फिर रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने बात करी कि लैंड का रिवॉर्ड क्या है, रेंट, लेबर का रिवॉर्ड क्या है, वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट, और लास्टली एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी डिस्कशन हो गई थी। किसी का अगर कोई भी सवाल है जी। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ। देखो जब भी हम किसी इंडिविजुअल कमोडिटी की बात करते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं भाई टमाटर की प्राइस कौन सेट करता है, ठीक है ना, या जितनी भी मार्केट में जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस कैसे सेट हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कैसे सेट होती है। दो तरीके से सेट होती है। एक तो मार्केट प्राइस कैसे सेट होती है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से, ठीक है। तो हमारे चैप्टर 2 इसी के हवाले से, उसमें हम कमोडिटी प्राइसेस को डिस्कस करेंगे कि भाई डिमांड और सप्लाई ये दो फोर्सेस हैं। हम सुनते हैं ना किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो उसकी प्राइसेस में हमें चेंज आना दिखना शुरू हो जाता है, या किसी चीज़ की सप्लाई कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है तो हमें प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस दिखती हैं, ठीक है ना। तो डिमांड और सप्लाई दो फोर्सेस हैं जिनके थ्रू किसी भी चीज़ की प्राइस डिसाइड होती है। इसी तरीके से कुछ चीज़ों की प्राइस कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट खुद से सेट करती है कि भाई इस चीज़ की प्राइस, तो दूध की प्राइस इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये कमोडिटी प्राइस किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड की, कमोडिटी का मतलब सबको समझ में आता है ना, कमोडिटी बोलूँ मैं, गुड बोलूँ मैं या प्रोडक्ट बोलूँ, मेरा मतलब सेम ही है। तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे सेट होती है ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि एक कमोडिटी की बात हो रही है, ठीक है। या किसी भी फैक्टर की प्राइस, फैक्टर प्राइसिंग क्या है, लेबर की वेजेस कैसे सेट होती हैं। अब पाकिस्तान में जो लेबर वेजेस हैं वो कम हैं, यूएस में ज़्यादा हैं, डिफरेंस है ना। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वेजेस को डिटर्मिन कर रहे होते हैं, अगेन डिमांड और सप्लाई फोर्स। हम कहते हैं भाई यहाँ पे लेबर जो है वो अबंडेंट है, लेबर अबंडेंट इकॉनमी है। लेबर अबंडेंट इकॉनमी से मतलब है कि हमारे पास लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, काम करने वाले लोग बहुत, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो लेबर है वो चीप है, ठीक है ना, यहाँ पे वेजेस कम है। जबकि यूएस वगैरह में स्किल्ड लेबर वगैरह जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस वजह से उनकी वेजेस भी क्या है, बहुत हाई हैं। अगर आप वहाँ से कोई सर्विसेज लेंगे तो वो आपने सुना होगा
कि वहाँ पे सर्विसेज क्या हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, ठीक है ना। तो ये फैक्टर प्राइसिंग भी जो है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आता है। इसके अलावा कुछ पूछना था आपको? बस जी 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 ह्यूमन फैक्टर होना चाहिए था। अच्छा, ये मेरे ख्याल में कल भी किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, वो मैन मेड रिसोर्सेज की वजह से कह रहे हो, किस वजह से कह रहे हो? देखो, कैपिटल बनाया इंसान ने, लेकिन कैपिटल इटसेल्फ तो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है ना। तब कैपिटल हम कह किसको रहे हैं? मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को। मशीन तो नॉन ह्यूमन ही हुई ना, इस वजह से हमने उसको नॉन ह्यूमन रिसोर्स में डाला है। इस वजह से हम कैपिटल को ह्यूमन में नहीं डाल रहे, क्योंकि कैपिटल इटसेल्फ कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। बनाया उसने, जिसने भी उसको बनाया है, इटसेल्फ तो वो मशीन है ना, इस वजह से हमने उसको नॉन ह्यूमन में डाला है। आगे बढ़े, मज़ीद कोई सवाल? जी हाँ, आगे उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ होगा कि लैंड इटसेल्फ कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती जब तक आप उस पर कोई एक्टिव फैक्टर नहीं यूज़ करोगे, यही लिखा हुआ होगा। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि लेबर एक्टिव फैक्टर है, लैंड पैसिव फैक्टर है। खाली एक लैंड को आप छोड़ दो तो उस पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती जब तक आप उस पर लेबर नहीं यूज़ करोगे। तो लेबर क्या है? एक एक्टिव फैक्टर है, लैंड एक पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर पे एक्टिव फैक्टर जब भी आप यूज़ नहीं करोगे तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। कि एग्रीकल्चरल लैंड है, बस ऐसी पड़ी हुई है, तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगी जब तक आप उस पर कोई लेबर नहीं रखोगे और वो आप जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी परफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपके सामने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। सबसे पहले उन्होंने एक छोटी सी गुड्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ अगर आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो। अच्छा, अब तो आवाज़ क्लियर है ना आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रही हूँ। जी ठीक है। अच्छा जी, तो इकोनॉमिक्स में हम गुड्स किसे कहते हैं? कल भी हमने इस पे बात करी थी कि गुड्स, कोई भी गुड्स या वेल्थ, हम उसे वेल्थ की भी हमने वही डेफिनेशन दी थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वैल्यू रखती हो कोई, और जो कि ह्यूमन नीड्स और वांट्स को क्या कर रही हो? सेटिस्फाई कर रही हो। तो गुड्स की भी अगेन वही डेफिनेशन है। गुड्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू है ना जो हमारी नीड या वांट को सेटिस्फाई कर रही होती है। हमने शूज़ पहने हुए हैं तो हमारी कोई नीड सेटिस्फाई हो रही है ना, सही है ना। तो हम कोई भी चीज़ जो कैरी कर रहे होते हैं, वेयर कर रहे होते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन दे रही होती है। अच्छा, अब गुड्स को ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन हम 5 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन सी 5 टाइप्स है? आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, मैरिड गुड्स, डीमैरिड गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड क्लब गुड्स, ठीक है ना। ये 5 क्लासिफिकेशन आपके सामने गिवन है। किसी ने आज तक मैरिड या डीमैरिड गुड्स की टर्म सुनी है? कोई, किसी को कोई आइडिया कि ये क्या है? ये मैरिड गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। मैरिड गुड्स जो हैं वो सोशली डिज़ायरेबल गुड्स कहलाते हैं कि भाई ऐसे गुड्स जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ करी है इन्होंने, कह रहे हैं कि मैरिड गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सोशल वेलफेयर, यानी वही सोसाइटी की वेलफेयर को जो है बढ़ाते हैं, उसमें बहुत अच्छी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का क्या मतलब है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट आप कह लो, लेकिन इसकी जो बिल्कुल आप एक्यूरेट डेफिनेशन देखिए तो ये कहलाती है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि जिसका इफ़ेक्ट थर्ड पार्टी तक जा रहा हो। थर्ड पार्टी से क्या मतलब है कि एक्टिविटीज़ की, एक तो वो 2 पार्टीज़ ऐसी हैं, जैसे कि एक आप एग्जांपल ले लो कि एक फैक्ट्री है जो केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, तो जो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूसर, और जो उससे केमिकल ख़रीद रहा है कंज्यूमर, ये तो क्या है? फर्स्ट और सेकंड पार्टी हो गए। थर्ड पार्टी वो है जो ना के ख़रीदने में है ना बेचने में, लेकिन उस पर भी उस केमिकल की प्रोडक्शन की कोई ना कोई इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? थर्ड पार्टी इफेक्ट कहलाएगा। जैसे कि वो केमिकल फैक्ट्री की प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल जो है ना वो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो सोसाइटी पर, उस बाकी लोगों पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, हालांकि ना वो केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो केमिकल ख़रीद रहे हैं, लेकिन उन पर भी उसका इफेक्ट आ रहा है। तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसका इफ़ेक्ट
थर्ड पार्टी पर आए उसे हम कहते हैं कि ये जो एक्टिविटी है इसका एक एक्सटर्नल इफेक्ट भी है। एक तो इंटरनल इफेक्ट है ना, ठीक है, जो उस प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में किसी न किसी फॉर्म पे आ रहा है, लेकिन एक एक्सटर्नल इफेक्ट है जिसका उन एक्टिविटी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, उसका उन पे भी उस एक्टिविटी का कोई इफेक्ट आ रहा है। तो जैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं, ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज़ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी क्रिएट करती हैं। लेबर थर्ड पार्टी में इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि जो एक्टिविटी है उसको रिवॉर्ड, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, ठीक है ना। जो सोसाइटी है जो कि ना बाइंग में है ना सेलिंग में है, जिसका उस एक्टिविटी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, उनको ना कोई रिवॉर्ड मिल रहा है ना उनका कोई लेना देना नहीं है उस एक्टिविटी से, लेकिन फिर भी या तो उन पर कोई कॉस्ट आ रही है उस एक्टिविटी की या उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के एक आसान सी एग्जांपल हम यूज़ करते हैं। मैरिड गुड्स के एग्जांपल में आपके पास एक एग्जांपल इन्होंने यूज़ करी है एजुकेशन। कह रहे हैं एजुकेशन क्या है भाई, मैरिड गुड है। कैसे कह रहे हैं, एजुकेशन का फ़ायदा सिर्फ उस तक नहीं रहता जो कि एजुकेशन हासिल कर रहा है, उसका फ़ायदा पूरी सोसाइटी को होगा। जितनी एजुकेटेड लोग होंगे आपकी इकोनॉमी में, उतनी आपकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड होगी, ठीक है। स्किल्ड वर्कर्स होंगे आपके पास, सही है ना। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आ जाती है मैरिड गुड्स की प्रोडक्शन और कंजम्पशन में, कि जब एक बंदा ये डिसाइड कर रहा होता है कि मैंने एजुकेशन हासिल करनी है या नहीं करनी, तो वो सिर्फ अपना बेनिफिट और कॉस्ट देखता है। जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग लेते हैं तो हम ये तो नहीं देखते ना कि फ़लाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे इस चीज़ का। हम बोलते हैं भाई अगर मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा और क्या मुझे कॉस्ट आएगी। हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक छोटा बच्चा है, अब उसके पेरेंट्स को डिसाइड करना है कि उसको स्कूल में दाखिल करवाना है या नहीं करवाना। तो अब पेरेंट्स समटाइम कुछ पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि यार अगर भेजेंगे तो फ़ी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, इतने अब बाकी सारे एक्सपेंसेस भी आएंगे, तो इससे बेहतर ये है कि क्या करें, इसको कहीं बिठा कर जो है ना वो अर्निंग करवा लेते हैं, ठीक है ना। वही होटल पे, किसी होटल पे जो है वो छोटा काम करवा लिया, कोई छोटा मोटा काम करवा लिया तो अर्निंग हो जाएगी, ठीक है ना। अब वो ये जो सोच रहे हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं ना, वो अपनी कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लग जाएं और कोई भी एजुकेशन हासिल ना करवाए अपने बच्चों को, तो उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड ये दोनों लोग बराबर नहीं हो सकते, ये तो कुरान भी कहता है ना कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यही फ़र्क आ जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैरिड गुड्स की क्योंकि एक्सटर्नल इफेक्ट भी है, लेकिन एक इंडिविजुअल उस एक्सटर्नल इफेक्ट को नहीं सोचता, वो अपने बेनिफिट और कॉस्ट को देखते हुए डिसाइड करता है कि भाई ये काम करना है या नहीं करना, जिसकी वजह से सम टाइम ये गुड्स क्या हो जाते हैं, अंडर कंज्यूम। वर्ड टर्म का मतलब समझ में आ रहा है, यानी जितनी कंजम्पशन होनी चाहिए उससे कंजम्पशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि वो एक्सटर्नल इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, वो सिर्फ अपने फ़ायदे और कॉस्ट को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि भाई करना है या नहीं करना। और जब एक चीज़ अंडर कंज्यूम होगी तो फिर वो अंडर प्रोड्यूस भी होगी। जब किसी चीज़ की डिमांड कम होगी तो जाहिर है उस चीज़ की प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी। तो मैरिड गुड्स के अंदर आपको हमेशा दिखेगा कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भाई ये चीज़ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्या है, अच्छी है, सोशली डिज़ायरेबल गुड है, लेकिन लोग इसका फ़ायदा इतने ब्रॉड लेवल पे नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट जो है वो इसमें इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को पता है कि भाई बच्चे को इसलिए नहीं भेज रहा, उसको फ़ी देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है कि या तो बहुत ही लो फीस होती है या स्कूल्स वगैरह में फ्री एजुकेशन भी होती है, ताकि लोगों को क्या किया जाए, इनकरेज किया जाए कि भाई वो अपने बच्चों को एजुकेशन जो है वो हासिल करवाएं, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरी चीज़ हमें क्या दिख रही है मैरिड गुड में, हेल्थ। अब आप बोलेंगे ये तो मेरा मसला है कि मैं हेल्दियर हूँ या नहीं हूँ, नहीं, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं और आप अनहेल्दी हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। अगेन थर्ड पार्टी इफेक्ट आएगा इसमें भी। तो आपको हेल्थ सेक्टर में भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस दिखती है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह आपको दिखते हैं, ये भी क्योंकि एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका एक्सटर्नल इफेक्ट है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जिनका कोई एक्सटर्नल इफेक्ट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस दिखेगी। तो गवर्नमेंट को पता है कि अगर मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी, अगर मैं इंडिविजुअल्स पे छोड़ दूँगी तो उतनी कंजम्पशन और प्रोडक्शन नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो आपको यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिख रहा है, एजुकेशन, हेल्थ, पार्क्स, क्योंकि पार्क्स एनवायरनमेंट वगैरह और वैसे बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं सोसाइटी में, ठीक है ना, एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं पार्क्स। उसमें भी आपको दिखता है कि भाई लोकल पार्क्स वगैरह आपके काफ़ी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स मेरिट गुड्स की हो गई। अब हमने कहा कि कुछ एक्टिविटीज़ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ क्या क्रिएट कर रही होती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जिसका नेगेटिव थर्ड पार्टी इफेक्ट पड़ता है। बहुत आसान सी एग्जांपल है, अब एक बंदा आपके बराबर में बैठे हुए स्मोक कर रहा है, अब आप उसको मना करोगे, बोलेगा मेरा मसला है, ये तुम्हारा मसला नहीं है, खाली ये हमारा, हम सबका भी मसला है, क्योंकि आपकी पूरी सराउंडिंग पे इसका इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है ना। अगेन एक थर्ड पार्टी इफेक्ट आ गया ना। लेकिन वो बंदा स्मोक करते हुए सिर्फ अपना नुकसान और फ़ायदा देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि भाई सिर्फ मुझे कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ेगी, मेरे आसपास वालों को भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली अब गवर्नमेंट की यहाँ पे इंटरफेरेंस क्या होगी कि जब एक ऐसी प्रोडक्ट है जिस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है और इंडिविजुअल उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा फुली, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको डिस्करेज करने के लिए उन चीज़ों पे क्या लगा देती है, टैक्सेस लगा देती है, ठीक है ना, हाई टैक्सेस लगाएगी। दूसरी ऐसी जो है वो पॉलिसीज़ यूज़ करेगी ताकि लोग क्या हो, डिस्करेज हो, उस चीज़ को क्या करें, कम से कम कंज्यूम करें, अदरवाइज उसकी कंजम्पशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो हमने कहा कि demerit goods are the ones that are considered bad in the society because of their harmful effects. Consumption of demerit goods can lead to negative externalities. बात समझ में आ रही है। इन्होंने अल्कोहल की भी एक एग्जांपल दी है कि उसको भी हम demerit good कंसिडर करते हैं, इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में ये क्या है, इलीगल है, ठीक है ना। मेरिट और डीमेरिट गुड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी। तो देखें, गुड्स या सर्विसेज दोनों जो हैं वो आ जाएंगी आपके अंदर में। हम टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन लिखा हुआ है, लेकिन गुड्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक टेंजिबल होते हैं, एक इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं आपके, जो बेसिकली जिसमें जो फिजिकल फॉर्म है जिनकी कोई, और इनटेंजिबल गुड्स में सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ हो जी। अच्छा, मैं बता देती हूँ। देखो, अभी हम पब्लिक गुड्स पे आएंगी ना, तो हमें ये पता चलेगा कि पब्लिक गुड्स प्योरली गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स का या प्राइवेट इंडिविजुअल का उस चीज़ को प्रोवाइड करने में कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन मेरिट गुड्स में जो आपकी प्रोविज़न दिखेगी वो आपको दिखेगा कि भाई प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये इनफ नहीं है, ठीक है ना, मुझे अपनी भी कंट्रीब्यूशन करनी है, तो आपको उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी दिखेगी, तो आपको मिक्स दिखेगा। लेकिन पब्लिक गुड्स प्योरली जो है ना वो आपकी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये इस वजह से एक मेन डिफरेंस ये आ गया। अभी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पब्लिक गुड्स के पढ़ेंगे जो आपको मेरिट गुड्स से थोड़ा डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, मेरिट और डीमेरिट में मज़ीद किसी का कोई सवाल है? क्लियर है? मेरिट गुड्स समझ में आ गया भाई, अच्छे गुड्स से याद रख लो बस, ये अच्छे गुड्स हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है ना, और डीमेरिट गुड्स बैड कंसिडर किए जाते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपके पास थर्ड क्लासिफिकेशन आती है पब्लिक गुड्स की फॉर्म में। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, MCQs में आई जा सकती हैं। कह रहे हैं कि भाई पब्लिक गुड्स आर रीडली अवेलेबल टू ऑल ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी, यानी पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी जॉइंट कंजम्पशन होती है, सारे लोगों को जो है ये गुड्स अवेलेबल होते हैं, सारे लोग इनकी एक साथ कंजम्पशन कर रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं इनको। These goods enjoy the characteristics of rivalry, non-rivalry and non-excludability. चलें इन टर्म्स को ज़रा समझते हैं। सबसे पहले तो पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और अभी हमें थोड़ी देर में ये समझ में आ जाएगा कि इनको गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करती है, एक कॉमन इंडिविजुअल क्यों उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। देखिए, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। पहले हम राइवलरी और एक्सक्लूडिबिलिटी समझ लें, तो फिर नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी भी समझ में आ जाएगी। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, निकालना किसी को, ठीक है ना। तो एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी को
किसी सर्टेन कमोडिटी को कंज्यूम करने से प्रिवेंट कर लें कि भाई आप इस चीज़ को नहीं ख़रीद सकते, तो इट मीन्स कि उस कमोडिटी में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सक्लूडिबिलिटी की, कि आप रोक सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को रोक सकता है कि भाई आप ये चीज़ नहीं ख़रीद सकते। जैसे कि आप कोई मोबाइल ख़रीदने गए और आपने बोला कि मुझे फला मोबाइल चाहिए, वो जब तक नहीं देगा आपको, जब तक आप उसके पे नहीं करोगे, तो वो आपको एक्सक्लूड कर सकता है, ठीक है ना, एक्सक्लूजन पॉसिबल है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसमें सेलर चाहते हुए भी, सप्लायर चाहते हुए भी एक्सक्लूड ना कर पाए, तो उस कमोडिटी में क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की। ये अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है ना, अभी मैं सिर्फ टर्म का मतलब समझा रही हूँ आप लोगों को। इसी तरीके से दूसरे एक टर्म आ जाती है राइवलरी की। राइवल का वर्ड सबने सुना होगा, कंपटीशन वगैरह के सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। राइवलरी कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी कंजम्पशन एक टाइम में एक ही बंदा कर पाए, यानी उसका जो बेनिफिट है वो उस बंदे तक लिमिट रहे, दूसरा उसका फ़ायदा ना उठा पाए, या दूसरे पे उसकी बेनिफिट लेने से कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है ना। अभी हम एग्जांपल लेकर बात करते हैं, तो हम कहते हैं भाई इसकी कंजम्पशन जो है वो राइवल है। नॉन राइवल क्या है, सारे कंज्यूम कर रहे हो उस चीज़ को, कोई कंपटीशन नहीं है, सारे उस चीज़ को कंज्यूम करें एक साथ। अब एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सर्विस पे। डिफेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है भाई, हर गवर्नमेंट जो है भाई आपकी एक जो है ना फ़ौज है, आपको पता है कि भाई बॉर्डर्स पे है, आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन है कि भाई ठीक है कुछ लोग हैं जो हमारे जो है वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, अब एक प्राइवेट इंडिविजुअल सोचता है कि भाई मैं अपनी फ़ौज बनाऊंगा, सही है, या ठीक है, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आप हर इंडिविजुअल से फ़ी चार्ज करोगे ना, उसका कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे होगे। अब हर इंडिविजुअल ये सोचेगा कि यार अगर मैं नहीं देता, मैं अगर खाली पे नहीं करता तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बाकी तो सब पे करेंगे। और एक दफ़ा ये चीज़ प्रोवाइड कर, डिफेंस सर्विस एक दफ़ा प्रोवाइड कर दी गई तो मुझे कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता ना, मैं भी इसी मुल्क में हूँ ना, तो मुझे भी वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे भी मिलेगा। तो मैं पे करूँ या ना पे करूँ, एक दफ़ा सर्विस जो है वो अवेलेबल हो गई तो मुझे जो है वो खुद ब खुद मैं सर्विस अवेल कर लूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कि भाई वो एक कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट हो गई, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, क्या वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देती हूँ, स्ट्रीट लाइटनिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। भाई आपकी शहर में जो है ना स्ट्रीट लाइटनिंग करनी है, कि कंपनी डिसाइड करती है कि भाई हमने जो है वो स्ट्रीट लाइटनिंग हम जो है ना इस फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगेन प्रॉब्लम क्या आएगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पे नहीं करेंगे, ये सोचते हैं कि भाई बाकी जब सब पे कर देंगे तो फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर दी जाएगी, और एक दफ़ा फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई तो अगेन मुझे उस फैसिलिटी को अवेल करने से कोई नहीं रोक सकते ना, कि भाई फला गाड़ी यहाँ जो है ना इसके नीचे से नहीं गुजरेगी क्योंकि उसने जो है ना वो पे नहीं करा है। मुश्किल बात है ना एक ऐसी चीज़ से किसी को रोकना। तो कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की, ठीक है ना। आप कंज्यूमर को रोक नहीं सकते उसकी कंजम्पशन से, जिसकी वजह से कंज्यूमर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। हर कोई चाहेगा मुफ्त में उसको ये सर्विस मिल जाए, और जब सब यही चाहेंगे तो कोई भी पे नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो सर्विस ही जो है ना प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में, कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना, ठीक है। तो नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये चीज़ें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट को पता है कि आपसे कैसे वसूल करना है, ठीक है ना। तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है और उन्हें हम पब्लिक गुड्स में डाल रहे होते हैं। अच्छा, नॉन राइवलरी नहीं समझा हमने, डिफेंस सर्विस एक साथ सब अवेल कर रहे हैं ना, और मुझे अगर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हासिल है तो मेरी वजह से किसी दूसरे का बेनिफिट कम नहीं हो रहा। यानी ऐसा नहीं है कि नहीं भाई तुम्हारी वजह से, या स्ट्रीट लाइटनिंग की फैसिलिटी अगर मैं ले रही हूँ तो भाई फला गाड़ी वाला कह रहा है भाई आप नहीं गुजरेंगे यहाँ से, आपकी वजह से जो है ना वो हमारी फैसिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। सबको इक्वली बेनिफिट हो रहा है ना, यानी कोई कंपटीशन नहीं है, सब इक्वली उस बेनिफिट को, सर्विस को एंजॉय कर रहे हैं, तो जॉइंट कंजम्पशन हो रही है उस चीज़ की। इस वजह से उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन राइवलरी की।
तो नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स जब कंबाइन हो जाती हैं तो उस चीज़ को गवर्नमेंट के अलावा किसी और को प्रोवाइड करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, बेनिफिट नहीं रहता, ठीक है ना। इस वजह से ये चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। एक सेकेंड जी, आप क्या पूछ रहे हैं? दोनों में देखिए, दोनों करेक्टरिस्टिक है उसमें। नॉन राइवलरी इस तरीके से कि किसी एक का बेनिफिट दूसरे की वजह से कम नहीं हो रहा, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी कि आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप यहाँ से जो है वो नहीं गुजर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी एग्जैक्टली, पब्लिक गुड्स जितने भी हैं जो कि एग्जांपल में यहाँ पे मेंशन है, उनमें दोनों करेक्टरिस्टिक एक साथ पाई जाएगी, नॉन राइवलरी की भी करेक्टरिस्टिक होगी और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की। जी आप देखिए, यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात नहीं हो रही है, लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट अगर इनको प्रोवाइड कर रही है तो इसका एक सोसाइटी के लिए सोशल वेलफेयर, सोशल नीड्स है ना ये आपकी, तो गवर्नमेंट तो हमेशा जो जिस चीज़ को प्रोवाइड कर रही होती है वो सोशली डिज़ायरेबल चीज़ें ही होती हैं, कि गवर्नमेंट सोसाइटी का सोचते हुए ही काम कर रही है। अब एक चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो गवर्नमेंट कभी भी उसकी प्रोविज़न में जो है ना अपना पार्ट नहीं प्ले करेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के रेफरेंस से नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या, कैरेक्टरिस्टिक की टर्म में क्वेश्चनिंग होगी कि पब्लिक गुड्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो इसके बाद प्राइवेट गुड्स है ना, वो हमारे लिए बड़े आसान हो जाएंगे समझना। क्योंकि जब हमने पब्लिक गुड्स समझ लिया तो प्राइवेट गुड्स उसके टोटली क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो वो अभी मैंने आपको जैसे मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी तो वो आपको उसी से क्लियर हो गया कि भाई एक तो ये कि भाई आपने जो मोबाइल सेट ले लिया उसका बेनिफिट आप तक लिमिटेड हो गया ना, ठीक है ना, तो राइवलरी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरा ये कि आपको एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक भी मिल रही है कि आप सप्लायर रोक सकता है आपको उस चीज़ को लेने से, ठीक है ना। लेकिन एक थर्ड टाइप भी आपके पास यहाँ पे मेंशन है जिसमें मिक्स कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको दिख रहे हैं, क्लब गुड्स कह रहे हैं। अच्छा, नाम से पता लग रहा है ना, क्लब गुड्स वो सारी चीज़ें जो मतलब इनकी भी जॉइंट कंजम्पशन, नाम से पता लग रहा है कि एक से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है ना, जो कि उसको कंज्यूम कर रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि भाई क्लब गुड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सक्लूडिबिलिटी बट आर नॉन राइवल। नॉन राइवल का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जॉइंटली कंज्यूम हो रहा होगी वो चीज़ और एक के बेनिफिट दूसरे की वजह से कम नहीं हो रहा होगा, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई ठीक है आप भी इसका बेनिफिट ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन नॉन राइवल टिल अ पॉइंट वेयर कंजेशन टेक्स प्लेस, यानी एक सर्टेन पॉइंट होगा जहाँ तक उसकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो नॉन राइवल रहेगी, और उसके बाद जो है वो गुड क्या हो जाएगा आपका, राइवल इन कंजम्पशन हो जाएगा, यानी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। अब फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा किसी दूसरे की कंजम्पशन से। मतलब समझाती हूँ, जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्लूडिबिलिटी की दिखे तो आपको समझ में आ जाता है कि इस चीज़ के लिए पे तो करना है हर हाल में फ़ौरन से, वरना सप्लायर उसको प्रोवाइड नहीं करेगा। अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनली बड़ी अच्छी एग्जांपल लगती है वो वाईफाई की बहुत अच्छी एग्जांपल लगती है क्लब गुड्स में, ठीक है। स्विमिंग पूल्स की एग्जांपल बहुत अच्छी जो है वो यहाँ पे सेट होती है। सिनेमा हॉल्स की एग्जांपल यहाँ पे बहुत आपको सही समझ में आएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसमें एक पॉइंट पर आप कह सकते हो एक्सक्लूडिबिलिटी ठीक है उसमें है, आपको पे करना पड़ेगा, और ठीक है नॉन राइवल है। एक पॉइंट पर आकर आप कंजस्शन जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो राइवल हो जाता है, ठीक है ना।
अच्छा, अब देखिए कि वाईफाई की हम इस वजह से बहुत रिलेट कर लेते हैं कि भाई वाईफाई नेटवर्क क्या होता है कि भाई एक लिमिट होती है ना कि भाई 5 लोग इस्तेमाल करेंगे, कोई मसला नहीं है, वो डिपेंड करता है। तो अब इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग, ठीक है, आपने सबको पासवर्ड दिया हुआ है, लेकिन भाई गेस्ट आ गए आपके घर, उन्होंने भी वाईफाई का पासवर्ड मांग लिया। अब आपका नेट स्लो होना स्टार्ट हो गया है, तो जब तक सब सही चल रहा था तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आपके अलावा कौन कौन यूज़ कर रहे हैं नेट, ठीक है। तो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक कंजम्पशन क्या थी, नॉन ड्राइवल, ठीक है ना। लेकिन जब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई तो फिर आप सबको बोल रहे हो कि भाई तुम अपना नेट बंद करो, मेरा नहीं चल रहा, सही है ना। तो यानी अब कंजम्पशन क्या हो गई है, राइवल हो गई है। तो एक पॉइंट तक उसकी कंजम्पशन नॉन राइवल रही, और फिर जब कंजशन होना स्टार्ट हो गई, बहुत सारे लोग एकदम से आ गए, और अब बेनिफिट, एक का बेनिफिट दूसरे की वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अब राइवलरी आ गई है, ठीक है ना। इसी तरीके से स्विमिंग पूल्स में एक बंदे के लिए तो नहीं होता ना स्विमिंग पूल, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक उसकी जो यूसेज रहेगा वो नॉन ड्राइवल होगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग आ गए तो फिर आपका कोई बोलोगे यार क्या, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, ठीक है ना। तो फिर वो जब कंजशन होना स्टार्ट हो जाती है तो उसकी कंजम्पशन क्या हो जाती है, ड्राइवल हो जाती है। सेम सिनेमा हॉल्स में भी आप ये एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगेन एक लिमिट है, फिर वो इतना शोर शराबा होगा कि बस आपको लोगों का ही शोर सुनाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी एग्जांपल्स क्लब गुड्स में यूज़ हो जाती हैं। आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्सक्लूडिबिलिटी। सिनेमा हॉल के लिए भी पे करना पड़ेगा, स्विमिंग पूल्स के लिए भी पे करना पड़ेगा, वाईफाई सर्विस लेने के लिए भी पे करना पड़ेगा, सबके लिए पे करना है, अदरवाइज़ आपको वो सर्विस नहीं मिलेगी। तो एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक हम सबको समझ में आ जाती है। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन राइवल। एक पॉइंट तक, एक पॉइंट तक सब कंज्यूम कर रहे होंगे, किसी को किसी और की कंज्यूम करने से प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो अब कंजशन होना स्टार्ट हो गई है, अब कंजम्पशन नॉन राइवल से राइवल हो जाएगी। कोई मुश्किल? दोनों देखो, जो दो कैरेक्टरिस्टिक एक साथ डेफिनेशन में लिखी हुई, इसका मतलब है वो दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि एक भी होगी तो उसको हम पब्लिक गुड कह सकते हैं, या एक भी होगी तो हम उसको प्राइवेट गुड कह सकते हैं। पब्लिक गुड में नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी और नॉन राइवलरी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक साथ मिलेंगी आपको। प्राइवेट गुड में एक्सक्लूडिबिलिटी और राइवलरी की कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक साथ मिलेंगी। क्लब गुड्स में बस एक कंडीशन है कि एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक तो है, लेकिन नॉन राइवल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक पॉइंट तक रहेगी, फिर वो राइवल हो जाएगी। सही है जी। आपने जो वर्ड में चला सकते ये पब्लिक प्राइवेट गुड में आएगा। देखो सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि ये सवाल का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा ना। अब ये गोल्ड मेडल जो है ये हर कोई नहीं हासिल कर रहा होता ना, मैंने पैसे देकर हासिल करा है। तो हर चीज़ को आप डेफिनेशंस में नहीं डाल सकते, क्योंकि टाइप्स ऑफ गुड्स कुछ कंजम्पशन की बेसिस, मैंने कंज्यूम नहीं करा उसको, मुझे ये रिवॉर्ड मिला है, ठीक है ना। तो ये कंजम्पशन की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। ये मैं कोई कंजम्पशन नहीं करी मैंने उस चीज़ की, ठीक है ना, मैंने उस चीज़ को ख़रीदा है, ना मुझे कोई सर्विस मिली है, मुझे एक रिवॉर्ड मिला है। तो ये बिल्कुल राइवलरी किस बेस पर है, यानी मुझे अपने एफर्ट की बेस पर एक रिवॉर्ड मिला है, ठीक है, वो एफर्ट पे कंपटीशन था। गोल्ड मेडल इटसेल्फ जब एक दफ़ा मिल गया तो वो तो बात ख़त्म। ये क्या मुझे गोल्ड मेडल से कोई फ़ायदा हो रहा है, मेरा गोल्ड मेडल घर में रखा हुआ है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, ठीक है ना। तो हम गोल्ड मेडल को यहाँ पे किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो आई होप कि बात समझ में आ जाए। अब देखिए ना, कुछ गुड्स की कैटेगरी बनी हुई है ना। अब जैसे अब ये आपको टाइप्स ऑफ गुड्स क्या दिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, तो हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन करी हुई होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम में, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम में हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं इसको कहूँगी कि मेन क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग की 2 ही हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मली हम चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो हम ज़्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं चीज़ों की, तो हम कंजम्पशन बढ़ा देते हैं चीज़ों की।
तो इसी वजह से वो चीज़ें जिनकी कंजम्पशन इनकम के बढ़ने से ज़्यादा हो जाती है उनको उन्होंने क्या नाम दिया है, नॉर्मल गुड्स का। कि नॉर्मली ऐसा ही होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है ना कि जब इनकम बढ़ती है तो हम गुड्स की डिमांड भी बढ़ा देते हैं। इस वजह से उन्होंने उसका नाम ही क्या रख दिया है, नॉर्मल गुड्स। ये नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ पर्टिकुलर गुड्स आपको ऐसे भी दिखेंगे जिनकी इनकम बढ़ने से आप कंजम्पशन कम कर देते हैं। और अगेन ये टॉपिक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा और नाम से भी समझ में आ जाएगा। नाम टर्म क्या है, कौन से गुड्स हैं वो, इन्फीरियर गुड्स। भाई पहले जो है हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे तो हम सेकंड हैंड चीज़ें यूज़ किया करते थे। अब जॉब लग गई, सैलरी बहुत अच्छी हो गई, अब हम सेकंड हैंड चीज़ें हमने क्या कर दी हैं, छोड़ दी हैं या उनकी कंजम्पशन बहुत कम कर दी है, ठीक है। तो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स इन्फीरियर गुड्स में कहलाएंगी ना, जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी क्या है, लो क्वालिटी है थोड़ी सी, ठीक है। तो जिनकी इनकम कम होती है वो लोग ऐसी चीज़ों को ज़्यादा परचेज़ करते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो ऐसी चीज़ों की कंजम्पशन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इनकम के साथ इनकी डिमांड की क्या आपको जो है वो दिख रहा है रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है। इसी तरीके से सम टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ज़रूरी नहीं है, पर सम टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इन्फीरियर गुड्स में यूज़ किया जाता है कि भाई एक बंदे की इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी कोई मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो इन्फीरियर गुड हो गया। फिर इसके आप बहुत सारे एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। आप ट्रैवलिंग, आप बाई ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें भी दो तरीके कार आ गए ना, आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करोगे या बिज़नेस क्लास में, ठीक है। तो आपकी इनकम लेवल अगर बढ़ेगा तो आप बिज़नेस क्लास को प्रेफर करोगे, तो इकोनॉमी क्लास क्या हो गया आपके लिए, एक इन्फीरियर फैसिलिटी हो गई आपके लिए, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है, तो इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। इन जनरल हम कोई सब्जियां कुछ लेने जाते हैं तो उसमें भी आपको दो क्वालिटीज़ दिखती हैं, ठीक है ना। तो इन्फीरियर गुड्स सिंपल हमने क्या समझा कि इन्फीरियर गुड्स की क्वालिटी क्या होती है, लो होती है। इस वजह से जब इनकम ज़्यादा होती है तो आप ऐसी चीज़ों की डिमांड क्या कर देते हैं, कम। मुश्किल बात है कोई। इकोनॉमिक्स कोई दूसरी दुनिया की बातें हमें नहीं बताती, ये शायद अभी तक आपको बात समझ में आ रही हो। हमारी ही बातें हैं ये, वो हमारा ही बिहेवियर बता रही है कि जब ये किसका बिहेवियर है कि इनकम ज़्यादा होगी तो सेकेंड हैंड चीज़ों की कंजम्पशन वो कम कर देगा, हमारा बिहेवियर है, हम ह्यूमन बिहेवियर ही बता रही है ना। तो इस वजह से रिलेट करना आसान है। ये कुछ स्टूडेंट्स उसको ऐसा बना लेते हैं कि पता नहीं इकोनॉमिक्स बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आसान है, आसानी से समझ में आ जाता है। अच्छा जी, अब आप जब डेफिनेशन देखेंगे तो आप बोलेंगे मिस आपने पूरी बातें नहीं बताई हैं, इस डेफिनेशन में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जितना बताया है उतना अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक टर्म आपको डेफिनेशन में दिख रही होगी इलास्टिसिटी की, ठीक है ना, नॉर्मल गुड में भी दिख रही होगी, इन्फीरियर गुड्स में भी दिख रही होगी। अब बात ये है कि ये जिस वक्त मैंने इसको समरी नोट्स बनाया उस वक्त मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि मुझे शामिल ही नहीं करना चाहिए था। ये स्टडी टेक्स्ट की डेफिनेशन थी तो मैंने एज इट इज़ इसको जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर 3 बेस ही इस टॉपिक पे कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो उस चैप्टर में हम समझेंगे कि तो ये इतना कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको 2 मिनट में समझा दूँ कि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं और नॉर्मल गुड्स की इलास्टिसिटी पॉजिटिव क्यों है, इन्फीरियर की नेगेटिव क्यों है। तो जो चीज़ें बाद में आनी हैं उसको हम बाद में ही पढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि नॉर्मल गुड्स कौन से हैं जिनकी इनकम के साथ डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इन्फीरियर गुड्स वो हैं जिनका इनकम के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, एक ही बात है, सही है। अच्छा, थर्ड टाइप क्या लिखी हुई है, सुनकर टर्म कुछ समझ में आ रहा है, सुपीरियर कुछ लग्जरी गुड्स वगैरह आ जाएंगे इसमें। अच्छा, ये नॉर्मल गुड्स की ही कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनकम ज़्यादा होगी तभी आप लग्जरी गुड्स अफोर्ड कर पाओगे ना। लेकिन उन्होंने बोला ये एक्सट्रीम फॉर्म है नॉर्मल गुड्स की, क्योंकि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एक ख़ास अगर आपके थ्रेशोल्ड से आपकी इनकम क्रॉस करती है तो आप उसको अफोर्ड कर पाओगे। तो बस इस वजह से इन्होंने इसको जो है ना डिफरेंट हेडिंग में लिखा हुआ है, अदरवाइज़ हैं ये भी नॉर्मल गुड्स ही, आप इनको रीड कर सकते हैं। इलास्टिसिटी की टर्म के अलावा जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। सुपीरियर गुड्स आर दोज गुड्स दैट टेंड टू मेक अप द लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कंजम्पशन एज द इनकम राइजेस,
क्योंकि जाहिर है जब आपकी इनकम उस लिमिट को बढ़ जाती है कि आप बेसिक नीड्स भी पूरी कर रहे हो, अपने ऑलरेडी कंफर्ट्स पे भी आप आ गए, तो अब जो इनकम बढ़ेगी तो आप इनकी इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन किस पे जाएगा, लग्जरी गुड्स पे जाएगा, ठीक है ना। दे कैन बी टेकन एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉर्मल गुड, जैसे कि मैंने कहा। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ लग्जरी गुड दैट इज़ नॉट बॉट बिलो अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम। हम और आप आसानी से बात समझ सकते हैं, जैसे कि लग्जरी कार हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन सी दो थी हमारे लिए, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, ठीक है ना। सुपीरियर गुड्स नाम से हमें पता लग रहा है कि ठीक है ये लग्जरी गुड्स होंगे। दो टॉपिक अभी तक पढ़े, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। एक नज़र मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ दिखा देती हूँ। इसके तो बहुत सिंपल एमसीक्यूज़ आएंगे। अभी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अच्छा, आपने लिंक सेंड कर दिया? चलिए इसमें से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 10 समझ में आ रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ए हो सकता है, इकोनॉमिक्स या कोई फिजिकल साइंस है। पहले से क्या मतलब है, ए ना, तो ए में लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स इज अ फिजिकल एंड नॉर्मेटिव साइंस, तो फिजिकल साइंस है क्या इकोनॉमिक्स, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। डी है, क्योंकि सोशल साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है, ठीक है, तो इस वजह से डी हो जाएगा आंसर। अच्छा 11 विच ऑफ, अच्छा ये अभी थोड़ा सा आगे जाके आपको और इसमें समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू रिलेट्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन आप थोड़ा सा सोचना कि वो इशू जो कि आपको स्मॉल लेवल पे दिख रहा है, ठीक है। ए नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन मैक्रो प्रॉब्लम है, ठीक है। बी नहीं हो सकता क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन बैंक रेट और बैंक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट नहीं आएगा बैंक रेट के चेंज होने से। तो डी आपको दिख रहा है कि एक इंडिविजुअल कमोडिटी की बात हो रही है, ठीक है ना, कि इम्पैक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ वीट प्रोडक्शन ऑन वीट प्राइसेस, ठीक है ना, तो ये आप चैप्टर 2 में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। फिर ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक मॉडल्स आर बेस्ड ऑन सम रियलिस्टिक, ये भी चैप्टर 2 में आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ हाइपोथेटिकल अजम्पशंस पे बेस कर रहा होता है, ऐसी अजम्पशन जो कि रियलिस्टिक नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे होते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस जब किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम उसमें अजम्पशन लेते हैं कि बाकी कोई फैक्टर नहीं चेंज हो रहा होगा। जैसे कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट नहीं होती, एक साथ सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं रियल वर्ल्ड में, तो लेकिन हमने वो अजम्पशन ली और हमें लेनी पड़ी, क्योंकि हम एक साथ सारे फैक्टर्स को चेंज करके इफेक्ट नहीं निकाल सकते। आसान सी एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, भाई मेरी इनकम भी बढ़ रही है और चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, तो आप इफ़ेक्ट कैसे निकालोगे कि मैं डिमांड ज़्यादा करूँगी या कम करूँगी, मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि इनकम का बढ़ना परचेजिंग पावर को बढ़ा रहा है और चीज़ों का महंगा होना परचेजिंग पावर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो नेट इफ़ेक्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इस वजह से एक टाइम पे एक ही इफ़ेक्ट देखते हैं आप। ऐसी रैंडम बीच में से कुछ देख लेते हैं। 17 एक तरीके से वही है, इकोनॉमिक लॉज आर ऑफ कंडीशनल नेचर के लॉज होते हैं ये। The conditions which are essentially kept constant for the application of economic laws are called assumptions। 19-20 बहुत आसान है। 21 the second name of microeconomics, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कुछ चीज़, क्योंकि माइक्रोइकोनॉमिक्स से जो चीज़ें रिलेट कर रही हैं वो चैप्टर 2 से ज़्यादा बेहतर समझ में आना स्टार्ट होंगी, लेकिन इसको हम प्राइस थ्योरी कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि चीज़ों की प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है, ठीक है ना, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के थ्रू।
फिर 23 भी आसान है। 24 आप लोगों के ख्याल से क्या होगा? द गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। वेरी गुड। द नॉन मटेरियल एक्टिविटीज़ विच हैव द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, सर्विसेज हो जाएंगी आपकी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई बट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो कि नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स है या इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक रिसोर्स तो अभी हमने पढ़ लिया कि उसकी सप्लाई क्या होगी? लिमिटेड होगी। लेकिन कोई ऐसी चीज़ इसकी अनलिमिटेड सप्लाई हो तो उसमें आपके पास बहुत चंद चीज़ें आ जाती हैं, इनको हम फ्री रिसोर्सेज भी कहते हैं। इनमें आपके पास एयर, सनलाइट और वाटर भी आ जाता है, लेकिन कुछ वाटर पे डिबेट भी आती है ना कि भाई वाटर जो ड्रिंकेबल वाटर है उसकी भी शॉर्टेज है। लेकिन ये कि वाटर को भी कुछ लोग जो है वो फ्री रिसोर्सेज में डाल देते हैं। ना मुझे दिखा कि कौन है। ठीक है, तो ये 29 में अब आपको समझ में आ जाएगा ना कि 29 का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स। तो ये सारे ही नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। 30 समझ में आ रहा होगा अब आपको? डीमैरिड गुड्स। हाँ जी, आसान है ना ये तो। एमसीक्यूज बहुत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अभी पता चलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है। और अच्छे तरीके से कब पता चलेगा? चैप्टर 4 में। पहले से मैं तैयार कर देती हूँ बच्चे को। चैप्टर 4 जो है ना वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो उसमें मज़ा आएगा। 31 हमें पता है कि इसमें क्या आ जाएगा? मैरिड गुड्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो खुद करिएगा आप लोग। ये 34 भी कर लेंगे, 35 भी कर लेंगे, 36 भी कर लेंगे। बहुत आसान से स्ट्रेट फॉरवर्ड। 38 तक हमें समझ में आ रहे हैं अब तो। जी जी, क्या दिया हुआ ऑप्शन? 30 एयर तो वैसे भी कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है ना, तो वो तो वैसे भी उसमें आ जाएगा। किस में दिया हुआ है एयर का वैसे? एक सेकेंड, एमसीक्यू डिफरेंट होगा स्टडी टेक्स्ट में। मुझे बताओ नंबर क्या है? विच वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इसमें तो एयर है। वो दूसरा एमसीक्यूज़ है जो हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। नॉन ह्यूमन फैक्टर पूछा है, तो ह्यूमन फैक्टर में लेबर और ऑनशुपनोर आ रहे थे, नॉन ह्यूमन फैक्टर में आपका लैंड आ जाएगा। अच्छा, हमने कहाँ तक टॉपिक अपने कवर करने हैं, उसके बाद हम चैप्टर 1 वहाँ पे एंड करेंगे। मेरे ख्याल में हमारे पास 2 से 3 स्लाइड्स रह गई हैं खाली। ठीक है, ये आज का टारगेट है हमारा कि हम सेक्शन 1 कवर कर लेंगे। बहुत ही छोटे छोटे से और आसान से टॉपिक हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डिवीज़न ऑफ लेबर एंड इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि डिवीज़न ऑफ लेबर में हम क्या बात कर रहे होते हैं। एक वर्क प्रोसेस को आप कंप्लीटली अगर एक ही बंदे से करवाएंगे तो वो कुछ काम करने में एक्सपर्ट होगा, कुछ को करने में एक्सपर्ट नहीं होगा। लेकिन डिवीज़न ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन क्रिएट करती है, क्योंकि अगर आप अपने वर्क प्रोसेस को नंबर ऑफ़ टास्क में डिवाइड करें और हर टास्क सेपरेट पर्सन को असाइन कर दें तो उससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगी। क्यों? एक बंदा जब एक ही काम करता रहेगा रिपीटेडली, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर उसको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है ना? तो एक्सपर्टीज़ आना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर कैन लीड टू स्पेशलाइजेशन।
स्पेशलाइजेशन की तरफ हमें लेकर जाता है। अच्छा, डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। कह रहे हैं कि भाई एग्जाम्पल में कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क, फॉर एग्जांपल कटिंग द वुड, assemble द टेबल, पॉलिश द टेबल एंड डिलीवर द टेबल इन द मार्केट। सारे काम एक ही बंदे से करवाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इन सारे टास्क को सेपरेट पर्सन को असाइन कर दो, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। When production process is divided and subdivided among different workers according to their taste and skills, the workers and businesses can produce relatively more quantity of output। तो ये तो हर बिजनेस ही इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अब HR डिपार्टमेंट है तो उसमें हर किसी को नहीं रख लिया जाता, ठीक है ना, जो उस पर्टिकुलर फील्ड का होगा उसी को रखा जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल, ये कॉस्ट के हवाले से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले मैं आप लोग को ये कहूँगी कि कुछ फ़ायदे लिखे हुए हैं डिवीजन ऑफ लेबर के, जिसमें ये फ़ायदा भी आ रहा है जो आप कह रहे हैं। हम असल में दो कॉस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, समझिएगा इस बात को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आगे भी बहुत दफ़ा आपको आएगी। आप देखें कि दो फैक्ट्रीज़ हैं, या सिंपल हम समझ लें दो बेकरीज़ हैं साइड बाय साइड। एक बेकरी में जितना भी जो कुछ बन रहा है वो जो है उसमें कोई कैपिटल वगैरह यूज़ नहीं हो रहा, इंसान खुद बना रहे हैं, ठीक है ना। और जो दूसरी बेकरी है उसमें मशीन्स वगैरह का यूसेज बहुत ज़्यादा है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई दोनों बेकरीज में जो टोटल कॉस्ट है वो किसकी ज़्यादा आएगी, तो वो तो हम जाहिर है बोलेंगे उस बेकरी की आएगी जो कि मशीन को यूज़ कर रही है। लेकिन सरप्राइजिंग बात अक्सर ये होती है कि जो मशीन्स वगैरह यूज़ कर रही है उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, एवरेज कॉस्ट। यानी जब आप मशीन यूज़ कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो रही है। अब आपने एक मशीन ली ना, उसकी कॉस्ट थी, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की एक मशीन ली, ठीक है। अब आप उस मशीन को जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करोगे आपकी पर यूनिट कॉस्ट उतनी क्या होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी, ठीक है ना। अब आप, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने रेड बस निकाली, ठीक है, गवर्नमेंट की एक इन्वेस्टमेंट थी ये, ठीक है। अब रेड बस में एक ही बंदा ट्रैवल कर रहा है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है ना, पर यूनिट कॉस्ट। एक ही बंदा है खाली, सारी उसी पे कॉस्ट चली गई। अब उस रेड बस में जो है पूरे दिन के अंदर जो है वो तकरीबन 5000 लोग ट्रैवल कर लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब वो जो जितनी भी की इन्वेस्टमेंट है वो 5000 लोगों में डिवाइड हुई है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी कम हो गई। यही सारा आइडिया यही है। वरना कोई भी भाई जो जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं वो एक्सपर्ट्स क्यों रख रही होती हैं, जितना स्किल्ड वर्कर रखोगे उतनी सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो वो तो बोले भाई हमें तो अनस्किल्ड वर्कर रखना है। उन्हें पता है कि स्किल्ड वर्कर रखोगे, एक्सपर्ट्स रखोगे तो आउटपुट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा आउटपुट की वजह से स्प्रेड होके पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये है, ठीक है ना। अब ये जो कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये बहुत सिंपल है, तो मैं चाहूँगी क्या पहले आप लोग खुद रीड कर लो, इन केस कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो फिर इसको डिस्कस करेंगे।
हाँ जी, कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हो रहा हो? एक तो इन लोगों ने भी तो बुक्स की नेम बता दें। ठीक है, सबसे पहले मोहसिन गफ़ार। मोहसिन, ये आपने कोई फॉर्म वगैरह फिल करा होगा ना? मतलब जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर्म्स वगैरह का लिंक प्रोवाइड किया जाता होगा ना, फिर भी अगर हाँ, तो आप उसके थ्रू ऑनलाइन वगैरह फ़ी पे कर रहे होगे। आप कराची से हो या फिर किसी दूसरे सिटी से हो? कराची से ही हो तो अगर आप विज़िट कर सकते हो आरटीटी तो एक दफ़ा विज़िट कर लो। अदरवाइज़ अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है और आपने ऑनलाइन पे कर लिया है तो आप मैसेज कर दो उन्हें कि भाई मुझे रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड कर दें, क्योंकि जो भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। और एहसन एहसन कोई बुक्स के नाम नहीं है, बस आईकैप की एक ही बुक है। हर सब्जेक्ट की स्टडी टेक्स्ट आ रहा है, आप आईकैप की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। वैसे जो ग्रुप बनेगा उसमें मैं वो स्टडी टेक्स्ट सेंड कर दूँगी, ठीक है ना? हाँ जी, सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। जो सबसे लास्ट पॉइंट है ना, वो उन्होंने क्या किया, कंट्रीज़ के रेफरेंस से बता दिए। जैसे हर इंसान की अपनी स्किल्स होती हैं ना, और वो कुछ काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। इसी तरीके से कंट्रीज़ के पास भी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई वेदर ऐसा है कि भाई फ़लाँ चीज़ ज़्यादा अच्छी यहाँ इस कंट्री में प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना? कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनमें टी की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही होती है, सही है। तो इस लिहाज से कंट्रीज़ की अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज है। उनको डिफरेंट चीज़ों में, जैसे हमें टेक्सटाइल प्रोडक्शन में हम कहते हैं कि हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज है कि हम लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अच्छी क्वालिटी, ठीक है ना? तो हर कंट्रीज़ की अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज होती है। तो आप वही चीज़ एक्सपोर्ट करो जिसमें आपको क्या हासिल है, कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है। हाँ, अच्छा, ये एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे वो यूज़ करा है, कहाँ यूज़ हुआ है ये टर्म, स्टैब्लिशिंग। यानी देखो, एक काम है जो आपको 4-5 टास्क दिए जा रहे हैं, आप कह रहे हो मैं सारे कर सकता हूँ, तो एक एवरेज स्किल्स तो आपके पास सब चीज़ों को करने की हैं, लेकिन एक काम, आप उसमें से एक काम ऐसा होगा जो आप बोलोगे इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो वो जो एक नॉर्मल वे है ना, एक एवरेज वे, उसको उन्होंने इस तरीके से कहा है, ठीक है ना? अच्छा, ये इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। इस तरीके से ये क्यों स्क्रीन हो गई है? नेट प्रॉब्लम हो रहा है, देख लेते हैं थोड़ी देर। मैं सब शेयर कर दूँगी एक दफ़ा, सब आप लोग आ जाओ ग्रुप में तो। अगर आप हार्ड कॉपी यहाँ हमारे लिए भी आसानी हो। तो देखो, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं जो नीचे शॉप है, या मैं किसी मैनेजमेंट से कह दूँ कि मैं अगर उन सबको ये स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूँ तो वो एक बुक की फॉर्म में इसको लेकर आ जाएं, तो वो आप लोग एक साथ ले लो। लेकिन इसमें ये याद रखना कि मैंने एक चैप्टर की स्लाइड्स नहीं बनाई हुई है, चैप्टर 13। रीज़न ये है कि जब मैं उसकी समरी बनाने बैठती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वो पूरा चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसकी समरी बनाना जो है ना वो सही नहीं है। तो वो पूरा आपने पूरा चैप्टर रीड करना है।
तो समरी से क्या होता है कि फ्रेंड्स अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है समरी नोट्स हैं तो अब बुक रीड करके क्या करना है। और अभी कुछ टाइम में ही क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे मेरे पास कि मिस अगर बुक ना रीड करें और आपकी सिर्फ समरी नोट्स रीड कर लें तो पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने चैप्टर 13 के समरी नोट्स ही नहीं बनाए हैं, तो वो चैप्टर 12 तक के हैं मेरे पास, मैं एक दफ़ा बात कर लेती हूँ तो आपको एक साथ ही अगर आप ले ले तो सही। ठीक है, अभी मैं सॉफ्ट कॉपी में आपको दे देती हूँ, बाकी मैं बात कर लेती हूँ अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो। ठीक है, हाँ भाई ये ठीक हुआ, हो गया। चलें, कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कैपिटल स्टॉक में एडिशन होना। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब तो हमें सबको ही समझ में आता है। अच्छा देखो कि किसी भी इकोनॉमी में जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है उस ये कैपिटल फॉर्मेशन को आप दूसरे टर्म्स में इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती हैं ना, तो कैपिटल फॉर्मेशन होती है कि भाई फला फर्म ने इन्वेस्टमेंट करी, उसने 2 प्लांट्स जो है वो अपनी जो है वो फैक्ट्री में इंस्टॉल करवा लिए, तो क्या हुआ ये इन्वेस्टमेंट करी है ना उस फर्म ने, तो कैपिटल स्टॉक जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसको दूसरा नाम हम इन्वेस्टमेंट भी दे रहे होते हैं। तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट होती कैसे है? हम कहते हैं कि हमारी इकॉनमी में 2 तरीके के लोग हैं। एक कौन है? सेवर्स, जिनके पास इनकम कुछ एक्सेस में सरप्लस में बच जाती है और वो सरप्लस ऑफ इनकम को क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब सेव करना इकोनॉमिक्स में सेविंग किसको कहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि अगर हम घर में हमने कोई वो बॉक्स टाइप का लिया हुआ है उसमें हम पैसे डाल रहे हैं तो वो सेविंग है। वो जनरल टर्म में सेविंग हो सकती है, इकोनॉमिक्स कहते हैं ये सेविंग नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि वो पैसा 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा वहाँ पे और वो पैसा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। सेविंग बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम उसको कहते हैं जो कि आगे वो पैसा चैनलाइज्ड हो रहा हो। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि वो एक जगह पे स्टक हो गया, वो होर्डिंग कहलाती है। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स हम उसको होर्डिंग कहते हैं। सेविंग क्या है कि भाई आपने एक पैसा कहीं ना कहीं ऐसा लगाया कि किसी और कोई और उसको यूटिलाइज कर रहा है। जैसे कि आप पैसा बैंक में रख रहे हो, बैंक वो पैसा आपका अपने किसी वॉलेट में नहीं रख देगा सेफ, नहीं, आप सेवर हो, आपने जाके बैंक में, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे, आपने बैंक में जाके सेव करवा दिया। अब एक दूसरा बंदा आया, उसने बोला कि भाई मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। बैंक ने आपके पैसों का कुछ चंक जो है वो उठा के उस बंदे को दे दिया, तो आपका पैसा यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है ना, आप कौन थे? सेवर थे। वो कौन था? इन्वेस्टर था। तो आपके पास से उसके पास वो पैसा कैसे पहुंचा? एक बीच में एक कैपिटल मार्केट जो है वो इस्टेब्लिश है जिसके थ्रू सेवर्स जो हैं उनका पैसा किसके पास जा रहा है? इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, आप शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, तो हम कह तो ये रहते हैं कि हमने फला जो है ना वो शेयर्स में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो हम जनरल वे में उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में अगेन वो क्या है? सेविंग है आपकी, क्योंकि आप वो पैसा लगा रहे हो, आप डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर रहे, आपने बस वो पैसा लगा दिया क्योंकि आपको उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करना है। वो पैसा फर्म्स के पास जा रहा है और फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बात आ रही है समझ में? तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वो हैं जो सेवर्स हैं, जो अपना एक्स्ट्रा जो सरप्लस है उसको सेव कर रहे हैं। वो पैसा कैपिटल मार्केट में आ रहा है और कैपिटल मार्केट से होता हुआ वो किसके पास जा रहा है? इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। और फाइनली इन्वेस्टर उस पैसे को क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो इकोनॉमीज़ जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हैबिट जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारी जैसी इकोनॉमीज़। ठीक है ना, हमारी इकोनॉमीज़ कहलाती हैं कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी। हम अपनी इनकम का बड़ा पार्ट क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसी इकोनॉमीज़ जिसमें सेविंग कम होती है, ऐसी इकोनॉमीज़ में फंड्स भी क्या होते हैं? कम जनरेट होंगे और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट भी क्या हो पाएगी? कम हो पाएगी। ठीक है ना, तो जिन इकोनॉमीज़ में सेविंग ज़्यादा होती है उनमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट आपको एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर चीज़ का अपना कुछ बेनिफिट है तो कॉस्ट भी है। अगर सेविंग ही सेविंग आप ज़्यादा कर दोगे, कंजम्पशन बहुत कम कर दोगे, तो उसके भी नेगेटिव इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे इकोनॉमी पर। ठीक है ना, तो आपने हर चीज़ को एक बैलेंस रख के चलना है। ये नहीं कि आपने बोला अच्छा सेविंग का बड़ा फ़ायदा बताया इसने, तो यानी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, सेविंग ज़्यादा होने का मतलब है कि कंजम्पशन कम हो जाएगी। कंजम्पशन कम हो गई तो लोगों ने डिमांड कम कर दी।
कल बताया था पूरा चैनल, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लोग जॉबलेस होने लग जाएंगे, पूरा चैनल आ जाएगा। तो हर चीज़ की अपने बेनिफिट भी है और अपनी कॉस्ट भी है, आपको एनालाइज करना है, यही तो काम करना है आपको, यही तो डिसीजन मेकिंग है कि आपने कैसे डिसीजन मेकिंग लेनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सको, ठीक है ना, ये आपका टास्क है। और ये मैंने ओरिएंटेशन में भी आपको बताया था, और सर काशिफ भी आपको इस चीज़ में बड़ा गाइड करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं इकोनॉमिक्स उनका भी बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। वो आपको गाइड करेंगे कि आप खाली अकाउंटिंग पढ़ के अगर CFO लेवल पे जा रहे हो तो आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि CFO लेवल वगैरह पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको कंस्ट्रेन बताया जाएगा भाई ये कंस्ट्रेन है, ये प्रॉब्लम आई है, अब उस प्रॉब्लम को, उस कंस्ट्रेन को देखते हुए कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है कि अपना प्रॉफिट बढ़ाएं, ये आपका असल टास्क है जी। कैसे? तो वो प्रोडक्शन साइड पे, सप्लाई साइड पे इफेक्ट आ रहा है। इन्वेस्ट, देखो ये ज़रूरी नहीं है ना, ये तुमने क्लासिकल थॉट बता दिया यहाँ पे कि सप्लाई होगी तो डिमांड खुद क्रिएट हो जाएगी, पर ऐसा फर्म्स हमेशा डिमांड को देखते हुए सप्लाई कर रही होती हैं। ये दो व्यूज़ हैं, एक तो आपका ये व्यू है कि जब एक चीज़ सप्लाई होगी तो लोग कंज्यूम करेंगे ही उसको, एक व्यू ये कहता है कि नहीं, लोगों की डिमांड होगी तो सप्लाई क्रिएट होगी, अगर चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है कंजम्पशन के लिए तो लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। तो इट डिपेंड्स कि सिनेरियो किस तरीके से आपका चलता है, पर किसी हद तक इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट पड़ेगा कंजम्पशन पे इनडायरेक्ट वे में, लेकिन सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाना नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा इकोनॉमी में, ठीक है ना। क्योंकि जब आप कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर्स तो बढ़ रहे हैं आपकी इकोनॉमी में, ठीक है, जॉब्स तो उस तरीके से भी क्रिएट हो रही हैं। मैं यही कह रही हूँ कि हर चीज़ का अपना एक बेनिफिट है, अपनी कॉस्ट है, तो आप चीज़ों को बहुत लेवल्स पे देख सकते हो, कोई एक खाली तरीक़ेकार नहीं है कि चीज़ को बस हम ऐसे ही देख सकते हैं, आपने एक दूसरी डायमेंशन से उस बात को सोचा ना। अच्छा, स्केर्सिटी समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, बस ये लास्ट टॉपिक है, क्विकली इसको कवर करते हैं, हमारी क्लास का टाइम आई थिंक होने वाला है ना 45 तक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बड़ा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच, ठीक है ना, कोई भी डिसीजन लोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो डिसीजन नहीं आप ले सकते, कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर बेयर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो हर डिसीजन की कोई ना कोई कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी बेस्ट डेफिनेशन क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे, ऐसा करती हूँ, opportunity cost is the cost of next best alternative that we sacrifice or forgone। किस चीज़ की कॉस्ट है, वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने सेक्रीफाइस करा। मैंने आई थिंक कल की क्लास में बताई थी ये बात, मैं कर देती हूँ, सही है, कि क्लास लेने के लिए आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है, हो सकता है कोई फ्रेंड बोले नहीं मेरा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट जो है ना वो ये नहीं था, मेरा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट ये था कि मैं अगर क्लास नहीं लेता तो मैं जॉब करता, मैं कुछ अर्न कर रहा होता, तो वो जो अर्निंग है वो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो जो भी आपका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट है वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो हर किसी का सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट डिफरेंट हो सकता है कि अगर हम क्लास नहीं लेते तो क्या करते। तो जो भी आपका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट होगा उसकी वैल्यू इस क्लास लेने के बाद सबसे ज़्यादा थी, अगर क्लास नहीं लेते तो बस ये काम करते, ये सबसे इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। तो क्लास लेने की वजह से आप उस सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट को क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो आपकी क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। आगे असल में ये सारे जो है ना डेफिनीशंस हैं, इनको तो अभी हमें अप्लाई करना है ना,
डिफरेंट सिनेरियोज़ में हम देखेंगे कैसे गवर्नमेंट कोई डिसीजन मेकिंग करते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रही होती है, ठीक है ना। हर डिसीजन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। आप कोई भी डिसीजन ले रहे होगे, आप उसमें देखोगे, आप अपने दिन के पूरे डिसीजन मेकिंग सोच लो, ठीक है ना। यही सोचते रहो कि अभी मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं ये काम करूँगा, तो इसकी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ी, मुझे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, या तो मॉनेटरी टर्म में या नॉन मॉनेटरी टर्म में, पर कुछ ना कुछ मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम सेक्रीफाइस कर रहे होगे, मनी सेक्रीफाइस कर रहे होगे, या कोई दूसरी चीज़, ठीक है। एग्जैक्टली, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये वाली बात है बस। तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ये अभी जाके फ़ौरन से ये काम करती हूँ कि एडमिन को ये कह देती हूँ एक तो कि अनरजिस्टर्ड ग्रुप में वो लिंक फॉरवर्ड कर दें, ताकि आप लोग सब अनरजिस्टर्ड ग्रुप में स्पेशली सबको होना चाहिए भाई, अदरवाइज़ फिर मुश्किल हो जाएगा। सब आप लोग जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो एक दफ़ा, मैं मुझे देखिएगा कि अच्छे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो फिर मैं मटेरियल सेंड कर दूँगी आप लोगों को, ठीक है ना। जी मोहसिन, सबको मिल जाएगा, आप एक दफ़ा ग्रुप में ऐड होना है, बस आप लोगों ने ग्रुप में ऐड हो जाएं।